अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्णव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्णव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टोमेटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा।
इतनी लाल मिर्च छोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू लाछट से प्लेट में निकाल। अर्नब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर, कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं, तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी, हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है, आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं, सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूं और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं YouTube से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे गरीब बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी सती के अलावा और कोई नहीं था। आज 3 दिन से सती बुखार से तप रही थी। महादेव के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गया। एक बार उसने सती के सिर पर हाथ रखा। उसे अभी भी बुखार था। उसने अपना मछली पकड़ने वाला जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। वहां एक और मछुआरा छगन भी अपनी नाव पर बीच नदी में मछली मार रहा था। महादेव को देखकर छगन बोला, अरे बाबा, किनारे बैठने से बड़ी मछली नहीं मिलेगी। नदी के थोड़ा अंदर आओ तो हो सकता है कि कोई बड़ी मछली फंस जाए। है? नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और न शरीर में ताकत जो मैं नदी में जाकर मछली पकड़ सकूं। अब सब कुछ भगवान के ऊपर है। उन्होंने चाहा तो मुझे बड़ी मछली जरूर मिलेगी। छगन ताने मारता हुआ बोला, तो फिर बैठे रहो घाट को पकड़ के। हाँ, भगवान तुम्हारे लिए लाल परी मछली भेजेंगे। लाल परी एक बहुत ही नायाब मछली होती है जिसकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी मछली किसी भाग्यवान को ही मिलती है। एक बार जिसे लाल परी मिल जाती है उसकी किस्मत ही चमक जाती है। खैर, महादेव ने छगन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और काफी देर इंतजार करने के बाद अपना जाल खींचा। उसका जाल भारी लग रहा था। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है। मगर जैसे ही उसने जाल बाहर खींचा उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। जाल में मछली तो क्या, एक घोंघा भी नहीं फंसा था। उसकी जगह उसमें ढेर सारा कचरा जैसे प्लास्टिक की बोतलें, सड़े पुराने जूते और चप्पल फंसे थे। ये देखकर छगन जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला,
अरे वाह बाबा वाह, है बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है तुम्हारे। इसी तरह रोज खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जल्दी ही रईस बन जाओगे। महादेव ने फिर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस मन ही मन बोला, हे भगवान, कैसे लोग हैं तुम्हारी दुनिया के। जो नदी हमें पीने को पानी और खाना देती है, उसमें लोग न जाने क्या क्या गंदगी डाल देते हैं। इतना सोचकर उसने फिर से जाल डाला। इस बार उसके जाल में थोड़ी सी छोटी मछलियां फंस गई। लगातार मेहनत करने से महादेव का बूढ़ा शरीर थक गया था, इसलिए जो मछलियां फंसी थी उन्हें समेटकर महादेव बाजार चल पड़ा। दिन भर महादेव ग्राहकों का इंतजार करता रहा, मगर छोटी मछलियां होने के कारण उससे मछली खरीदने कोई नहीं आया। बाकी के मछुआरे बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाए थे। उनकी सारी मछलियां देखते ही देखते बिक गई। हे भगवान, शाम होने को आई है, अब तो बाजार भी उठने लगा है, एक भी ग्राहक नहीं आया। सोचा था थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो सत्ती के लिए खाना और दवाइयां लेता जाऊंगा, बेचारी बुखार से तड़प रही है। अभी महादेव ये सोच ही रहा था कि वहां एक आदमी आया और उससे बोला, बाबा ये मछलियां कितने की हैं? बेटा ये हैं तो 200 रुपए की, मगर मैं तुम्हें 150 में दे दूंगा। 150 तो महंगा है, मैं तो इनके केवल 100 रुपए दे सकता हूं। वैसे भी बाजार बंद होने वाला है, अब कोई तुम्हारी मछलियां खरीदने से तो रहा, इससे पहले कि ये सब सड़ जाएं, इन्हें तुम मुझे 100 रुपए में दे दो। मरता क्या न करता। आखिर महादेव को 100 रुपयों में उसे सारी मछलियां देनी पड़ी। बाजार भी तब तक उठ चुका था। महादेव ने अपनी दुकान समेटी और वहां से घर चल दिया। अभी वो बाजार से निकल भी नहीं पाया था कि उसके कानों में एक आवाज आई, बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना, 3 दिन से कुछ नहीं खाया बाबा, दया करो बाबा, मुझ पर दया करो। महादेव ने मुड़कर देखा, एक अंधा अपाहिज सड़क के किनारे पड़ा कराह रहा था। उसकी दोनों आंखें खराब थीं और दोनों पैर भी बेजान थे, जैसे 2 सूखे डंठल हों। महादेव को उस पर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उस अपाहिज को ओढ़ा दी और पास की एक दुकान से थोड़ा सा खाने का सामान लाकर उस अपाहिज को देता हुआ बोला, अब लो खा लो। तुमने मुझ अपाहिज पर इतनी दया दिखाई, तुम कौन हो बाबा? महादेव उसे अपने बारे में बताता है। तब अपाहिज अपनी झोली से कुछ दाने निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक कंगले की मदद की है बाबा, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। लो ये दाने रख लो, कल जाल डालने से पहले इन दानों को नदी में छिड़क देना। महादेव ने दाने लेकर अपने पास रखे और अपनी फटी चादर उस अपाहिज को अच्छी तरह उड़ाकर वहां से घर चला आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सती की तबीयत अब कुछ ठीक थी। ये देखकर महादेव को थोड़ी राहत मिली। उसने खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने लिए थोड़ी सी मछलियां बचा कर रखी थी। उन मछलियों के साथ उसने आज खरीदे हुए थोड़े से चावल और आलू बनाए और सती को खिलाया। सती को खिलाकर सुलाने के बाद जैसे ही वो खाने बैठा, तभी वहां गांव का कुत्ता कालू आ गया। कालू को देखते ही महादेव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो कालू को पुचकारते हुए बोला, क्यों कालू बेटा, भूख लगी है? ठहर, अभी तुझे खाना देता हूँ। इसके बाद महादेव ने अपने बचे हुए खाने में से एक हिस्सा कालू के सामने डाल दिया। एक अरसे से महादेव ऐसा ही करता रहा था। वो जब भी खाने बैठता तब कालू वहां आता और महादेव कालू के साथ मिलावट कर खाना खाता। खाना खाकर कालू वहां से चला गया और महादेव भी भगवान का नाम लेकर सो गया। अगली सुबह वो फिर अपना जाल लेकर मछली पकड़ने चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसे उन दानों की याद आई जो कल अपाहिज ने उसे दिए थे। उसने उन दानों को नदी में बिखेर दिया और फिर वहां अपना जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुए थे कि अचानक लगा जैसे जाल में कोई भारी चीज फंसी है। महादेव जाल को खींचने लगा, मगर बूढ़ा होने के कारण उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे काफी देर की मेहनत के बाद उसने जाल बाहर निकाला। जाल को देखते ही उसकी आंखें चौंधी आ गई। जाल में एक बड़ी सी लाल परी मछली फंसी थी। छगन मछुआरा भी ये सब देख रहा था। लाल परी को देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाल परी है? अगर ये मुझे मिल जाए तो हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में हो जाए। इस बुढ़े से
किसी भी तरह ये मछली छीन लेनी चाहिए। उधर छगन की दुष्टता से अनजान महादेव किसी तरह उस मछली को उठाकर वहां से जा रहा था। तभी उसे एक तेज धक्का लगा और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। मछली भी उसके हाथ से छूट गई। उसे छगन ने धक्का दिया था। उसके गिरते ही छगन तेजी से लाल परी को उठाकर भागा। महादेव चिल्लाया, अरे अरे चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, वो मेरी मछली लेकर भागा जा रहा है, कोई पकड़ो उसे। मगर वहां कोई भी नहीं था जो महादेव की पुकार सुनता। लेकिन अगले ही पल ना जाने कालू वहां कैसे आ गया और भागते हुए छगन पर टूट पड़ा। उसने कई जगह छगन को काट खाया। छगन दर्द से चिल्ला उठा। उसका चिल्लाना सुनकर आसपास के रहने वाले लोग वहां भागे आए। इतने सारे लोगों के सामने अपनी पोल खुलने के डर से छगन लाल परी को वहीं छोड़कर भाग गया। तब तक महादेव भी वहां पहुंच गया। लोगों ने उस मछली को महादेव को सौंप दिया। मछली बहुत बड़ी है, इसे काटकर इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने लिए भी रख लूं तो भी बाकी हिस्सों की बाजार में अच्छी कीमत मिल जाएगी मुझे। ये सोचकर महादेव मछली को घर लाया और जैसे ही उसने उस मछली को काटा, उसके पेट से नींबू के आकार और सुर्ख लाल रंग का माणिक पत्थर रूबी निकला। माणिक को देखते ही महादेव की आंखें चौंधी आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा माणिक पत्थर, इसकी कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जरूर उस अपाहिज के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस माणिक का एक हिस्सा उसका भी है। ये सोचकर महादेव उसी जगह पहुंचा जहां उसे वो अपाहिज मिला था। मगर अब वहां कोई नहीं था। वहां बस महादेव की फटी हुई चादर ही पड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने वहां किसी अपाहिज को पहले कभी नहीं देखा है। तो वो कौन था? क्या स्वयं भगवान मेरी मदद को आए थे और मेरे नसीब को चमका दिया? इस घटना के बाद महादेव की जैसे काया ही पलट गई। अब उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी न रही। वो अपनी पत्नी सती और कुत्ते कालू के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। साथ ही साथ दिल खोलकर दीन दुखियों की मदद भी करने लगा। ना जाने किसी दिन दुखी के भेष में कौन मिल जाए।